गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, बीकॉम सेमेस्टर 6 फंडामेंटल ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट यानी कि नाणकीय संचालन। आज हम क्या करेंगे? आज हम आपका जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट है, नाणकीय संचालन, उसके 3 साल के पेपर यानी कि 1 मार्च 19, 2 सितंबर 20 एंड द थर्ड वन इज़ द लेटेस्ट जुलाई 2021। ये तीनों में जो आपके शॉर्ट सम्स पूछे गए हैं, जो बच्चे बोलते हैं कि मैं वो सॉल्व कराऊं, जो आपके एग्ज़ाम में आने ही वाले हैं और इसी तरह के होंगे, तो हम आज ये तीनों पेपर में से जितने भी शॉर्ट सम्स पूछे गए हैं वो हम सॉल्व करेंगे। पेपर दोनों ही है मेरे पास, इंग्लिश एंड गुजराती मीडियम बोथ, तो मैं सॉल्व करूंगी और साथ में गुजराती में एक्सप्लेन भी करती जाती हूँ ताकि आप लोगों को भी समझ में आए। ओके, सो ये वीडियो दोनों ही मीडियम में बनेगा एंड द वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो बिकॉज शॉर्ट सम्स आपके एग्जाम में होंगे, और अगर शॉर्ट सम्स आपके एग्जाम में हैं तो वो किस तरह से होंगे और किस तरह की आपकी पेपर स्टाइल में वो इंक्लूडेड होंगे वो भी मैं आपको समझाती हूँ। आपका 50 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर है, ये तो पूरी दुनिया ने आपको बता दिया है। अब आपके 2 सेक्शन है वो भी आप जानते हैं, 40 + 10 के डिविजन में है वो भी आप जानते हैं। 40 मार्क्स में 10 10 10 10 4 10 मार्क्स के क्वेश्चन हैं, तो उसमें एक आपका जो 4th नंबर का जो क्वेश्चन है जिसमें मूडी बजट और मूडी माड़खू यानी कि कैपिटल बजटिंग एंड कैपिटल स्ट्रक्चर है उसके सम्स होंगे, तो 10 मार्क्स की थियोरी होगी और 5-5 मार्क्स के 2 आपके सम हो सकते हैं। इन इंग्लिश मीडियम सेम वे, 4th क्वेश्चन हैविंग 20 मार्क्स और 20 मार्क्स में 10 मार्क्स की थ्योरी एंड 10 मार्क्स के सम ए एंड बी, तो उस हिसाब से जो 20 मार्क्स का जो डिवीजन है आपका उस हिसाब से वो होगा। आपको कोई भी 2 लिखने होंगे, लेकिन अगर आप ये सम्स करते हैं, ये शॉर्ट सम्स है और बहुत आसान है। थ्योरी में आउट ऑफ 10 मिलना बहुत मुश्किल है, लेकिन इन केस ऑफ प्रैक्टिकल्स यानी कि जो शॉर्ट सम्स अगर आपके करेक्ट हैं तो आउट ऑफ 5 यू विल गेट 5, आउट ऑफ 5 यू विल गेट 5, तो ये 10 मार्क्स तो आपके अपने ही हैं। फिर आपको ये 10 में से अरेंज करना है। एक 20 का अगर आप पकड़ते हैं तो 20 में से 20 या फिर 20 में से 16 लाना डिफिकल्ट है, लेकिन अगर 10 मार्क्स का प्रैक्टिकल है यानी कि सम है और 10 मार्क्स की आपकी थ्योरी है तो आउट ऑफ 10 यू विल इजीली गेट दिस 10 मार्क्स। आपको ये 10 में से अगर आप बहुत अच्छा क्वेश्चन लिखते हैं तो 8 अगर मिलते हैं तो उस हिसाब से आपका 18 का स्कोर होगा, तो ये बहुत ही स्कोरिंग है और ये बहुत अच्छे हैं। अब ये 21 का 50 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर है। 70 मार्क्स की मैं कोई बात करती नहीं क्योंकि वो आने नहीं वाला है। अगेन दिस इज 50 मार्क क्वेश्चन पेपर इन सितंबर 2020, क्योंकि 20 और 21 दोनों में 50 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर था, लेकिन इधर एक चेंज है और वो चेंज ये है कि चारों में से जो लॉन्ग क्वेश्चन है उसमें सम नहीं पूछे हैं, उन्होंने सम्स को पूछा है इधर, यानी कि आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है जिसमें 5 में से आपको 10 दिए होंगे और उसमें से 5 लिखने हैं एंड 2 मार्क्स ईच, तो उन इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में उन्होंने 2-2 मार्क्स के शॉर्ट सम्स पूछे हैं, तो ये 4 मार्क्स तो आपके खुद के, क्योंकि ये बहुत आसान होते हैं। ओके, सो ये इस तरह से इंक्लूडेड है, मतलब एनी हाउ दे विल इंक्लूड, वो आपके शॉर्ट सम्स आपके पेपर में कैसे भी करके एडजस्ट कर लेंगे, तो हमें वो सॉल्व करने हैं और हमें वो लिखने हैं क्योंकि हमें पूरे मार्क्स मिले उसके। डन। रही बात इस ऑब्जेक्टिव की, तो उसका एक वीडियो आएगा एग्जाम थोड़ी सी नज़दीक आएगी तब, जिसमें मैं आपको सारे ऑब्जेक्टिव मोस्ट इंपॉर्टेंट सॉल्व करा दूंगी। लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम शुरू करते हैं ओल्ड एज फर्स्ट एंड दैट इज मार्च 90। उसकी पेपर स्टाइल और ये सब मैं नहीं एक्सप्लेन कर रही हूँ क्योंकि वो आने नहीं वाली है, लेकिन अगर आपका 70 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर है तो आपके मार्क्स बढ़ जाते हैं शॉर्ट सम्स के। यहाँ पर 14 मार्क्स में आते हैं शॉर्ट सम्स। मैं मार्क्स की बात नहीं करती हूँ, लेकिन आपकी प्रैक्टिस के लिए आपको सम कराती हूँ। तो सम सबसे पहले दिस वन, Sun Company Limited wants to buy a machine. Its particulars are as under: capital investment 4 lakh, depreciation 20%, profit after deduction of depreciation and other expense, यानी कि depreciation माइनस करने के बाद का जो प्रॉफिट है वो नीचे की तरह है 5 साल, और आपका प्रॉफिट, बट विच प्रॉफिट, दैट इज प्रॉफिट आफ्टर डेप्रिसिएशन बट नॉट आफ्टर टैक्स। रिमेंबर, बिकॉज एज्यूमिंग इनकम टैक्स एट 50%, कैलकुलेट रेट ऑन कैपिटल इन्वेस्टमेंट थ्रू पेबैक पीरियड मैथड। आपको पेबैक पीरियड मैथड से ढूंढना है। दूसरी चीज़ ये है कि अगर मैं इसको गुजराती में एक्सप्लेन करूँ तो ये रहा आपका सन कंपनी लिमिटेड जो एक यंत्र खरीदवा मांगे છે, મૂડી રોકાણ 4 લાખ છે, ઘસારો 20% છે, यंत्र पर घसारो અને અન્ય ખર્ચા બાદ કર્યા પછીનો નફો, એટલે કે આ નફો ઘસારા પછીનો છે પણ એમાંથી ટેક્સ માઇનસ થયું નથી કારણ કે આવકવેરાનો દર 50% છે જે આપણે માઇનસ કરવાનો છે। આપણે પરત આપ સમયની પદ્ધતિથી વળતર નક્કી કરવાનું છે। ચલો લેટ્સ સ્ટાર્ટ दिस वन। ये वाला सम करें। मैं नाम लिख देती हूँ सन कंपनी, और बेटर आई शुड राइट डाउन द ईयर। ये है हमारा मार्च
2019 का। ओके, और उसमें हमारा ये है क्वेश्चन नंबर 4, सेकेंड ऑप्शन, सन कंपनी। ओके, लिखूंगी मैं इंग्लिश में, लेकिन मैं आपको गुजराती में बोलती हुई जाऊंगी। चलिए, सबसे पहले है ईयर, तो आपके पास है 5 साल, ये रहे 5 साल, तो मैं यहाँ लिख देती हूँ 1 2 3 4 एंड 5। प्रॉफिट कौन सा आपको दिया है? प्रॉफिट आफ्टर डेप्रिशिएशन, लेकिन टैक्स माइनस नहीं किया है। मैं 1 बाय 1 सारे प्रॉफिट लिख देती हूँ। 2 लाख, 2 लाख, 1,60,000, 1,60,000 एंड 80,000। चलिए, हो गया। ये डेप्रिशिएशन के बाद का प्रॉफिट है। हमें टैक्स माइनस करेंगे तो हमारा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आएगा। टैक्स कितना है तो उसने बोल ही दिया है 50%, तो हमें इसे इसका आधा कर देना है। तो 2 लाख हाफ, 1 लाख 80,000, अगेन 80,000 एंड हियर इट इज 40,000। दिस इज हाफ, हमने आधा कर दिया क्योंकि 50% है। ओके, अब आप सब जानते हैं कि अगर हमें अगर हमें पेबैक पीरियड ढूंढना है तो हमें यहाँ पर क्यूमुलेटिव कैश इनफ्लो चाहिए, CIF। दिस इज PAT। और क्यूमुलेटिव कैश इनफ्लो के लिए हमें सीधा पहले सिर्फ नॉर्मल CIF चाहिए, विच इज PAT प्लस D। हमें प्रॉफिट आफ्टर टैक्स प्लस डेप्रिशिएशन चाहिए। तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स प्लस डेप्रिशिएशन क्या होगा? तो ये आपका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है। डेप्रिशिएशन हम नीचे ढूंढते हैं। तो डेप्रिशिएशन के लिए उसने कहा है, कोई रेट कुछ नहीं दिया है, तो हम सिंपल सा डेप्रिशिएशन कैसे ढूंढेंगे? तो हमारा कैपिटल इन्वेस्टमेंट 4 लाख का है। 4 लाख डिवाइडेड बाय आपकी ईयर है 5, तो उस हिसाब से 80,000 आपका डेप्रिशिएशन होगा। ओके, सो जो डेप्रिशिएशन का अमाउंट है दैट यू हैव टू एडेड, आपको डेप्रिशिएशन का अमाउंट PAT प्लस D में ऐड करना है। यानी 1 लाख है तो डेप्रिशिएशन 80,000 है, सो इट शुड बी 1,80,000, देन अगेन 1,80,000, then 1,60,000, again 1,60,000 and 1,20,000। चलो, ये हो गया आपका PAT प्लस D। दिस इज योर CIF। हमें चाहिए क्यूमुलेटिव कैश इनफ्लोज। कैपिटल बजटिंग का सम है, और आप सबको पता है कि इंग्लिश और गुजराती दोनों ही मीडियम में मैंने कैपिटल बजटिंग के वीडियो बनाए हैं। प्लेलिस्ट चेक करो आप लोग, आपके सेमेस्टर की प्लेलिस्ट चेक करो। चलिए, क्यूमुलेटिव कैश इनफ्लो क्या करना है? तो 1,80,000 फर्स्ट ये वाला, उसमें ये ऐड करते हुए जाना है। सो इट शुड बी 3,60,000। 360 में 160 वापस ऐड करना है, इट शुड बी 5,20,000। 520 में 160 ऐड करना है, 6,80,000। और 680 में 120 ऐड करना है, तो इट इज़ योर 8 लाख। दिस इज कॉल्ड क्यूमुलेटिव कैश इनफ्लो। यानी आप हर साल जो प्रॉफिट कमाते हैं, यानी कि ये CIF, उसको ऐड करते हुए जाते। पेबैक पीरियड के लिए ये मस्ट है, दिस इज मस्ट। चलिए, पेबैक पीरियड का मतलब होता है कि आप कितने साल में आपके पैसे रिकवर करते हैं। सो योर पेबैक पीरियड इज फॉर दिस प्रोजेक्ट, पेबैक पीरियड आपको कितना इन्वेस्टमेंट रिकवर करना है। तो आपका कैपिटल प्रोजेक्ट का आउटले यानी इन्वेस्टमेंट जो है वो 4 लाख रुपीज़ है। तो 4 लाख रुपीज़ रिकवर करने के लिए पहले साल आप कमाते हैं 1,80,000, दूसरे साल आप कमाते हैं 3,60,000, यानी कि तीसरे साल आप बढ़ जाते हैं। 4 लाख चाहिए ना आपको, 5-20 हो जाते हैं, यानी कि 2 साल तो आपको कमाना है। सो 2 years एंड 360 तक कमा चुके हैं। 4 लाख कंप्लीट करने में आपको 40,000 और कमाने पड़ेंगे, तो आप यहाँ लिखिए 40,000। 40,000 कहाँ से आए? 4 लाख माइनस 360। 40,000 तीसरे साल कमाएंगे। तीसरे साल आपका प्रॉफिट कितना है? तो ये है, ये तो टोटल है, हमें इंडिविजुअल चाहिए 1,60,000। सो 40,000 डिवाइडेड बाई 1,60,000, इट मीन्स दैट 2 years प्लस, यानी कि 2 साल प्लस आप कितना प्रॉफिट कमाते हैं। तो सॉरी, कितने साल में आप ये रिकवर करते हैं। तो 2 years एंड, यानी मैंने प्लस कर दिया, 40,000 डिवाइडेड बाई 1,60,000, इट शुड बी 0.25, यानी 2.25 years। ये है आपका पेबैक पीरियड का आंसर, 2.25। यानी कि आपको अगर ये पैसा रिकवर करना है तो आपको 2.25 years लगेंगे। दिस इज योर वन सम। सेकेंड है उसके और में उन्होंने पूछा है 19 में, मून कंपनी लिमिटेड का है, जो डिबेंचर्स रिलेटेड है।
डिबेंचर्स के केस में दो तरह के आपके डिबेंचर्स होते हैं, एक होता है रिडीमेबल और दूसरा होता है इररिडीमेबल। यानी कि अगर आपका रिडीमेबल है तो अलग फॉर्म्यूला यूज होगा और इररिडीमेबल है तो भी, यानी परत કરી શકાય એવા ડિબેન્ચર હોય તો પણ અલગ ફોર્મ્યુલા અને इररिडीमेबल परत न કરી શકાય એવા હોય तो પણ अलग फॉर्मूला यूज થશે। दोनों ही तरह के सम आपके तीनों क्वेश्चन पेपर में आ जाएंगे, तो टेंशन की जरूरत नहीं। चलिए स्टार्ट विद द फर्स्ट वन। 4 लाख के डिबेंचर्स हैं, 100 रुपीज़ ईच है, इंटरेस्ट रेट 14% है, पीरियड ऑफ 8 ईयर्स। जब भी ईयर्स दिए हों इसका मतलब कि इट इज़ रिडीमेबल, लिखा भी नहीं हो लेकिन सिर्फ ईयर्स दिए हो तो वो रिडीमेबल है, यानी परत कर सकें ऐसे। एक्सपेक्टेड एक्सपेंडिचर टू इश्यू डिबेंचर इज ₹4, यानी कि आप अगर डिबेंचर इशू करते हैं तो 4 रुपया खर्चा होगा। इफ द टैक्स रेट इज 30%, कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ डिबेंचर आफ्टर पेमेंट ऑफ टैक्स। आपको आफ्टर पेमेंट ऑफ टैक्स के बेस पर ये ढूंढना है कि आपके डिबेंचर की कॉस्ट कितनी। तो याद रखिए, वेन एवर यू हैव रिडीमेबल डिबेंचर, अगर जब भी आपका रिडीमेबल डिबेंचर्स हैं, मैं ऊपर टाइटल ही लिख देती हूँ, रिडीमेबल डिबेंचर्स, तो आपका फॉर्मूला ये हो जाता है, डिबेंचर्स पूरा लिखते हैं, तो आपका फॉर्मूला ये हो जाता है कि आपको ढूंढना है योर कॉस्ट ऑफ डिबेंचर यानी KD, एंड योर फॉर्मूला इज R प्लस 1/n in bracket F minus P 1/2 in bracket F plus P 1 minus T। दिस इज योर टैक्स रेट। R मतलब रिटर्न, तो 14% था तो मैं 14 लिखूंगी। ईयर कितने थे? 8 साल, तो 8। N इज नंबर ऑफ ईयर्स। F यानी आपकी फेस वैल्यू, यानी कि आपके डिबेंचर की कीमत कितनी है पर डिबेंचर 1 यूनिट की, तो 100 रुपीज़ है, तो मैं यहाँ पे लिखूंगी 100। और आपका एग्जैक्ट प्राइस कितना होता है, तो 100 रुपीज़ के डिबेंचर है लेकिन 4 रुपया खर्चा होता है ना। एक्सपेक्टेड एक्सपेंडिचर टू इश्यू डिबेंचर इज ₹4, सो 100 माइनस 4, तो यहाँ पर आएगा 96। मैं यहाँ लिख देती हूँ 100 माइनस 4 इज इक्वल टू 96। ओके, दिस इज योर P, प्राइस ऑफ डिबेंचर टुडे 1/2। F इज 100, ऊपर से ही लिखना है, सिर्फ साइन चेंज हो जाएगा, माइनस की जगह प्लस हो जाएगा। 1 माइनस T, T इज टैक्स रेट। टैक्स रेट आपके क्वेश्चन में 30%, सो 0.3। अब बच्चे पूछेंगे मैम 0.3 कहाँ से आएगा, तो 30% है ना, तो 30% 1 to 0.3, समझ में आया। चलिए अब इसको मैं अगर सॉल्व करती हूँ तो 14 प्लस 1/8, 100 में 96 गया तो 4, 1/2 196 प्लस कर दिया, दिस इज 0.7। एक में से 0.3 गया तो 0.7 आएगा ना, वैसे ही। चलिए फिर हम आगे बढ़ते हैं। 14 प्लस 4 डिवाइडेड बाई 8.5, 196 को अगर मैं 2 से डिवाइड करती हूँ तो आएगा 98, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। ओके, सो अब हमें क्या करना है, तो इट्स सिंपल, इंटू 0.7, 14 प्लस 0.5 यानी 14.5 डिवाइडेड बाई 98, 14.5 डिवाइडेड बाई 98 इंटू 0.7। इसको हमें सॉल्व करना है। क्या करेंगे हम, 14.5 डिवाइडेड बाई 98 इंटू 0.7, और अगर हम इसे सॉल्व करते हैं परसेंटेज में हमें चाहिए 10.36% विल बी योर आंसर। ये कब, व्हेन योर डिबेंचर्स आर रिडीमेबल। जब आपके डिबेंचर्स रिडीमेबल है देन यू हैव टू यूज दिस फॉर्मूला। जब જ્યારે પરત કરી શકાય તેવા ડિબેન્ચર્સ હોય તો આ ફોર્મ્યુલા યુઝ થાય। કોસ્ટ ઓફ ડેટમાં R એટલે રિટર્ન, કેટલું કમાયા 14%, N એટલે નંબર ઓફ યર્સ 8 વર્ષ છે, F એટલે તમારી ફેસ વેલ્યુ 100 રૂપિયા છે ડિબેન્ચરની, P એટલે પ્રાઇસ કેટલી કિંમત અત્યારે થશે, તો 4 રૂપિયા ખર્ચા માઇનસ કર્યા પછી 96 થશે। આ જ વસ્તુને પ્લસમાં કરવાની, ખાલી અહીં 1/2 કરવાનું। T એટલે ટેક્સ રેટ, 1 માઇનસ 0.3, 0.3 ક્યાંથી આવ્યા, 30% ને 0.3 કહેવાય। ઓકે, આખું સોલ્યુશન કરો તમે તો તમારો છેલ્લો જવાબ 10.36% આવે। આ रिडीमेबल प्रेफरेंस रेट થઈ ગયું। दिस इज़ 2019 क्वेश्चन पेपर एंड उसके 2 सम थे जो हमने सॉल्व कर दिए। नाउ लेट्स डू 2020। अब हम 2020 का करेंगे। 2020 में मैंने आपको दिखाया कि सीधा ऑब्जेक्टिव्स में थे, यानी छोटे सम्स होंगे कंपैरेटिवली टू 19। 20 में स्मॉल सम्स होंगे। तो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले ये वाला, कंपनी हैज़ 2 प्रपोजल्स, और दोनों ही प्रपोजल यहाँ लिख के दिए हैं, A एंड B। इन्वेस्टमेंट है 1.5 लाख, ओके,
और पहला प्रपोजल ए का जो है उसमें सिर्फ 3 साल है, बी में 4 साल है, या बी में 4 साल है। दोनों को हमें अलग अलग ही करना पड़ेगा क्योंकि पेबैक पीरियड मेथड से हमें सिलेक्ट करना है कौन सा। तो चलिए मैं यहाँ पे फटाफट टेबल बना देती हूँ। हमने बहुत बड़े बड़े टेबल्स बनाए, ये तो कुछ भी नहीं है। दिस इज सितंबर 2020। ईयर पहले में 1, 2 एंड 3 तीन ही हैं। दिस इज प्रोजेक्ट ए। प्रॉफिट कौन सा है, तो प्रॉफिट के लिए उन्होंने लिखा है कुछ भी नहीं। सो आपको ये समझ जाना चाहिए कि ये आपका ही प्रॉफिट है जिस चीज़ के लिए आपको चाहिए, CIF, कैश इनफ्लो। ओके, कोई भी इंफॉर्मेशन ना हो तो वही है, और कोई चीज़ नहीं है जिससे आप ढूंढ पाए कुछ खास। छोटा सा सम है, 2 मार्क्स में, और क्या वो आपसे पूछेंगे। चलिए क्यूमुलेटिव कैश इनफ्लो ढूंढते हैं। CIF मैंने अभी सिखाया, प्लस करते जाइए। 45,000, 1,50,000 एंड 150 में 85 ऐड करेंगे तो 2,35,000। ये कैसे आया, मैंने एक एक प्रॉफिट इसमें ऐड कर दिया। ये जिग जैग बनाना है आपको। 45 + 15 ये आएगा, इसमें ये ऐड करेंगे, ये आएगा। चलिए इसका पेबैक पीरियड ढूंढे हम, तो मैं यही ढूंढ देती हूँ। पेबैक पीरियड कितना पैसा रिकवर करना है हमको, तो जितने का प्रोजेक्ट हो। प्रोजेक्ट कितना है, ए का 1.5 लाख है, 1.5 लाख रिकवर करना है तो पहला साल काम करना पड़े, दूसरे साल में ही रिकवर हो जाता है। पेबैक पीरियड इज 2 years, एस वेरी सिंपल। कोई कैलकुलेशन यहाँ पर नहीं आएगी, सीधा 2 years आएगा क्योंकि दूसरे साल में आप कमा लेते हैं। चलिए प्रोजेक्ट बी, सेम वे ईयर, 4 साल है, 1, 2, 3, 4। CIF 80, 1,40,000, 40,000 एंड 30,000। 4 साल हो गए। आपको सिर्फ टोटल मानना है, दैट इज क्यूमुलेटिव CIF कैश इनफ्लो। पहले हम लिखेंगे 80,000, दूसरे में हम लिखेंगे 2,20,000, तीसरे में हम लिखेंगे 2,60,000 और चौथे में हम लिखेंगे 2,90,000। जिगजैग समझ में आया ना। 80, 140, 220, 220, 40, 260, 260, 30, 290। ओके, चलिए कितना कमाना है। अगेन प्रोजेक्ट भी 1.5 लाख का ही, देखो दोनों प्रोजेक्ट 1.5 लाख के ही हैं, तो 1.5 लाख कमाना है। पहले साल 80,000 कमाएंगे, दूसरे साल ज़्यादा हो जाता है, हमें सिर्फ 1,50,000 चाहिए। तो 1,50,000 में से 80,000 तो हम रिकवर कर चुके, यानी 1 year एंड दूसरे साल 220 नहीं चाहिए, हमें सिर्फ 70,000 चाहिए। 70,000 कहाँ से आया, तो हमें 1,50,000 कमाना है। 80,000 हम कमा चुके हैं, सो अवर रिक्वायरमेंट फॉर द नेक्स्ट इज 70,000। तो मैं यहाँ लिखूँगी 1 year एंड 70,000 डिवाइडेड बाय, ये दूसरे साल 70,000 चाहिए, दूसरे साल कमाया कितना, 1,40,000। ठीक है, तो 70,000 डिवाइडेड बाय 1,40,000 अगर हम करें तो 0.5 आएगा। सो 1 year प्लस 0.5, सो योर पेबैक पीरियड फॉर प्रोजेक्ट बी इज 1 + 0.5, 1.5 years। यानी कि पहले साल 2 साल, पहले प्रोजेक्ट में 2 साल लगेंगे, दूसरे प्रोजेक्ट में 1.5 साल लगेंगे। और आइडियली जितना कम साल होता है पेबैक पीरियड का उतना अच्छा है, यानी वी विल गोइंग टू सिलेक्ट प्रोजेक्ट बी बिकॉज उसको कम टाइम लगता है पैसा रिकवर करने में। डन। चलिए ये हो गया आपका 2020 का पेबैक पीरियड। अब उसका दूसरा कर, अब ये डिबेंचर्स हैं और ये इरिडीमेबल डिबेंचर्स हैं, यानी रिडीमेबल डिबेंचर्स का ये वाला सम हमने करा और अब हम करेंगे इरिडीमेबल डिबेंचर्स की, तो दोनों ही प्रैक्टिस आपकी हो जाएगी। ओके, नाउ रिडीमेबल डिबेंचर्स के सामने इरिडीमेबल डिबेंचर्स बहुत आसान है। चलिए शुरू करते हैं। दिस इज अ 10 नंबर का क्वेश्चन है ये। इरिडीमेबल डिबेंचर्स, आई एम रीडिंग आउट। Company A issue 12% irredeemable debentures. Its face value 100 and issue price is 96. कोई मेहनत नहीं है, everything is given. Okay. कंपनी का अंडर राइटिंग कमीशन और दूसरा खर्चा मिला के कुछ 4% होता है उसकी फेस वैल्यू का, यानी कि आपकी फेस वैल्यू कितनी है 100 का 4% कितना होगा 4 रुपये। इफ द टैक्स रेट इज 50%, यानी आपका टैक्स का जो रेट है वो 50% है। कंप्यूट द आफ्टर टैक्स कॉस्ट ऑफ कैपिटल ऑफ डिबेंचर, यानी कि आपको कॉस्ट ऑफ डिबेंचर ढूंढना है आफ्टर टैक्स। चलिए लेट्स स्टार्ट विद द फॉर्मूला।
whenever you have irredeemable debentures, your formula is cost of debt is equal to R upon P 1 minus T. सिंपल. R is रिटर्न कितना है, तो 12% के थे तो 12. P यानी प्राइस ऑफ की डिवेंचर की कीमत कितनी, तो डिवेंचर 100 रुपीज़ भले फेस वैल्यू हो, लेकिन आपकी इश्यू प्राइस 96 है, तो आप 96 लेंगे और 4% आप उसमें से खर्चे माइनस करेंगे. तो मैं 96 लिखती हूँ, 4% 4 रुपीज़ आएंगे. ये कैसे आया, तो हमेशा फेस वैल्यू का ही आपको परसेंटेज निकालना है इन टर्म्स ऑफ एक्सपेंस, दिस 4 रुपीज़. ओके. 1 माइनस टी टैक्स रेट उसने कहा है कि 50% है तो 0.5, सो 12 अपॉन 92.5 एंड अगर आप इसे सॉल्व करते हैं योर आंसर इज 6.52%. ये 2 मार्क्स के हैं ऑब्जेक्टिव्स, तो उसमें ज़्यादा कुछ आपसे पूछ नहीं सकते. डन, दिस इज डन. 19 के बाद हमने करा 20. नाउ लेट्स डू 2021. ओके, जुलाई 2021. Ambika Limited issued 9,000 equity shares of rupees 60 each. The market price of the share is 88. Earning of the company is 72,000. चलिए मैं लिखती जाती हूँ. Here number of equity shares 9,000. Okay. Market price is 88. Earnings 72,000. The company wants to raise funds. It intends to issue the new equity shares at a discount of rupees 4 share. कंपनी जो नए शेयर इश्यू करना चाहती है वो 4 रुपये के डिस्काउंट से इश्यू करना चाहती है. द एक्सपेंस ऑफ द इश्यू ऑफ द शेयर विल बी रुपीज़ 4 शेयर. आपके जो शेयर्स की जो एक्सपेंस है वो 4 रुपीज़ है. देन फाइंड आउट द कॉस्ट ऑफ इक्विटी. चलिए कॉस्ट ऑफ इक्विटी ढूंढना. ये पहला वाला आया कॉस्ट ऑफ इक्विटी. कॉस्ट ऑफ डेप्ट आ चुका 2 बार, रिडीमेबल एंड इरिडीमेबल. पेबैक पीरियड 3 बार आ चुका है. अब हमारे पास आता है कॉस्ट ऑफ इक्विटी. ये भी काफ़ी ब्राइट चांसेस है इसके पूछने के. तो कॉस्ट ऑफ इक्विटी के लिए सबसे पहले हमें क्या चाहिए, तो एक्चुअली कॉस्ट ऑफ इक्विटी दैट इज़ KE. कॉस्ट ऑफ इक्विटी का जो फॉर्मूला है दैट इज़ योर अर्निंग यानी कि E डिवाइडेड बाय योर मार्केट प्राइस दैट इज़ M इंटू 100. परसेंटेज में चाहिए ना हमको, तो यहाँ पर E चाहिए, तो हम पहले E ढूंढेंगे अर्निंग्स, क्योंकि अर्निंग्स हमारे पास 72,000 टोटल है, हमें पर यूनिट चाहिए. तो 72,000 डिवाइडेड बाय 9,000, सो योर आंसर इज ₹8. तो E आ गया. मार्केट प्राइस ऑफ द शेयर्स इज गिवन विच इज़ 88. ये रहा 88 मार्केट प्राइस है, लेकिन उस 88 मार्केट प्राइस में हमारा खर्चा है क्या है, तो कंपनी जो है वो शेयर्स को डिस्काउंट से इश्यू करती है एंड दैट इज़ 4 रुपीज़ डिस्काउंट, और साथ में उसका खर्चा होता है दूसरा इश्यू करने का दैट इज़ कॉल्ड प्रिलिमिनरी एक्सपेंस 4 रुपीज़. तो दोनों ही 4 रुपये हम इसमें से माइनस करेंगे दैट इज़ 80. तो यहाँ पर हमारा 8 और 80 E इज़ इक्वल टू 8. मार्केट प्राइस इज़ 80 आया, तो 80 इंटू 100 एंड योर आंसर इज़ 10%. दिस इज़ कॉस्ट ऑफ इक्विटी KE. ऐसा समझ में बच्चों. ओके, सो कॉस्ट ऑफ इक्विटी इज 10%. कैसे है, फॉर्मूला है E मतलब अर्निंग्स, बट दैट इज पर शेयर. 72,000 टोटल है, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स, तो 8 रुपये आएगा. सो E इज 8 रुपीज़. मार्केट प्राइस 88 है, लेकिन हमें उसमें चेंज करना पड़ेगा क्योंकि 4 रुपये डिस्काउंट है और 4 रुपये खर्चे, यानी 80 आएगा. चलिए ये हमारा पहला 4th का B खत्म हुआ. अब हमारा दूसरा. Ashok Limited have investment proposal of 14,50,000 in development scheme in this year. After deducting 10% depreciation per annum, profit will be 4,25,000. Assuming tax rate 40%, calculate the payback period. This is the 4th sum of payback period. यानी कि payback period बहुत ही ज़्यादा फेवरेट है. चलिए इन्वेस्टमेंट प्रपोजल 14.5 लाख का है. आफ्टर डिडक्टिंग 10% डेप्रीशिएशन प्रॉफिट दिया है और टैक्स माइनस करना है. ये ईयर वाइज नहीं है, ये आप याद रखिए, ये शॉर्ट में है, 2 मार्क्स में 5 मार्क्स में. तो इसलिए यहाँ पर इन्वेस्टमेंट की कीमत है 14,50,000. आपको जो प्रॉफिट दिया हुआ है दैट प्रॉफिट आफ्टर डेप्रीशिएशन 4,25,000. उसमें से हमें टैक्स माइनस करना है, तो मैं टैक्स माइनस कर देती हूँ.
विच इज़ 40%। तो यानी कि आपको 4,25,000 का 40% करने को बोलेंगे, दैट इज़ 1,70,000। ये माइनस करिए, सो यू विल गेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 2,55,000। डन। ओके, सो योर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स इज 2,55,000। अब हम उसमें डेप्रिसिएशन ऐड करेंगे, सो प्लस डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन कितना, तो कोई रेट नहीं है, तो हम सिंपल सा ये करेंगे, नो रेट इज़ देयर। डेप्रिसिएशन है 10% आफ्टर डिडक्टिंग 10% डेप्रिसिएशन। लेकिन हम 10% किसका करेंगे, 14,50,000 का, क्योंकि वही हमारे पास एक इन्वेस्टमेंट प्रपोजल है। 14,50,000 उसका 10%, दैट इज 1,45,000. So we are going to add 1,45,000 over here, and our total is 4 lakh. What is this 4 lakh? 4 lakh is PAT plus D. अगेन आई एम सेइंग गो फॉर कैपिटल बजटिंग। कैपिटल बजटिंग वो चैप्टर है जो बहुत सारे प्रॉब्लम की सॉल्यूशन है। कैपिटल बजटिंग आपके अकाउंट्स के लिए भी एज वेल एज आपके एफएम के लिए भी ज़रूरी है। ओके, तो अकाउंट्स के लिए मैंने कैपिटल बजटिंग के वीडियोस डाले हुए ही हैं, ओके, दोनों मीडियम में। चलिए, तो ये आ गया आपका PAT प्लस D। अब हमें पेबैक पीरियड चाहिए, क्योंकि हमारे पास एक ही प्रॉफिट है और हर साल सेम रहने वाला प्रॉफिट होता है। आपका फॉर्मूला होता है पेबैक पीरियड इज इक्वल टू योर इन्वेस्टमेंट डिवाइडेड योर इनफ्लो, CIF। आपका इन्वेस्टमेंट कितना है, 14,50,000 का आपका इन्वेस्टमेंट है और आपका कैश इनफ्लो है 4 लाख का। तो 14,50,000 डिवाइडेड बाय 4 लाख एंड योर आंसर इज 3.625 ईयर्स। डन। ओके, सो ये वाला सब भी हमारा हो गया, यानी कि हमने 2021 का अशोक भी कंप्लीट कर लिया। तो हमने इस वीडियो में क्या किया, तो इन दिस वीडियो व्हाट वी हैव डन, इस वीडियो में हमने तीनों साल के यानी कि मार्च 19 उसके 2 सम, उसमें खास करके रिडीमेबल वाला, उसमें भी हमने 2 प्रोजेक्ट के साथ पेबैक पीरियड, देन जुलाई 2021, ओके, हाँ एक ये भी किया हमने, सितंबर 2020 एंड जुलाई 2021। ओके, सो टोटल हमने करे हैं 6 सम्स, 6 शॉर्ट सम्स, और ये शॉर्ट सम्स आपके लिए बहुत ज़रूरी है, जिसमें कॉस्ट ऑफ इक्विटी, कॉस्ट ऑफ डेब्ट, देन योर पेबैक पीरियड, ये तीनों पॉइंट कवर हो जाते हैं। आई होप स्टूडेंट आई हैव सॉल्व ऑल योर डाउट्स इन क्वेश्चन पेपर अबाउट शॉर्ट सम्स। एक FM का एक ही वीडियो बचा है जो मैं अब अपलोड करूँगी आफ्टर सर्टेन टाइम पीरियड, क्योंकि अब 2 वीडियो आपके पास ऑलरेडी है, IMP थ्योरी का और ऑब्जेक्टिव्स यानी कि ये शॉर्ट सम्स का। अब उसकी तैयारी करिए, ऑब्जेक्टिव के लिए वीडियो आएगा बिफोर एग्ज़ाम, मतलब एकदम एग्ज़ाम के एक दिन पहले नहीं, बट डेफिनेटली नियर टू योर एग्ज़ाम। चलिए तैयारी करिए, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। बाय स्टूडेंट्स।